एक ही डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने वहां पर भिखारियों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी हैं, तो इसी वजह से अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का प्रबंध किया है। अब शादी के अंदर जब दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, सभी लोग उनको बधाइयां देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ जाता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ बड़ी ही घूर घूर के देखने लगता है और उन्हें देखकर हंसने लगता है। हंसता हंसता वह उनसे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और इस बात को देखकर जो एसपी मैडम दुल्हन के लिबाज में बैठी हुई थी, वह एकदम से पुलिस वालों को आदेश देती है और उसे वहां से निकालने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी जो डीएम साहब होते हैं वह पुलिस वालों को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है, क्योंकि डीएम साहब के दिमाग में चल रहा था कि यह कौन है और यह यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ और मैं इसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। एसपी मैडम बार बार उसे यहाँ से भगाने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब के कहने पर वह पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण ये भी था क्योंकि जब वह स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी उस भिखारी को देखकर। तो वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं। इस बात को जानने के लिए डीएम साहब उसको एक साइड में ले जाते हैं और एक साइड में ले जाकर उससे पूछने लगते कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है। हम लोग यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम चाहे तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। इसके बाद जो भिखारी होता है वह कहता है कि साहब मुझे पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह बात सही है, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगते हैं कि कैसे जानते हो तुम इसको और क्या कनेक्शन था तुम्हारा इससे। इसके बाद जो वह भिखारी होता है वह कहता है कि साहब अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद डीएम साहब उससे कुछ कह पाते उतनी ही देर में एसपी मैडम वहां पर आ जाती हैं और आने के बाद डीएम साहब से कहने लगती है कि चलो यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी शादी है और इस तरह से तुम इसके साथ क्या बातें कर रहे हो। इसके बाद डीएम साहब को और भी ज्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारी को वहां से भगाने की चेष्टा कर रही थी और डीएम साहब से उसे ना मिलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि चलो तुम मैं आ रहा हूँ और उसके बाद वह उस भिखारी से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों भिखारी कहता है कि आज से लगभग 6-7 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था राकेश, जिसके पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से किया करता था। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था किरण और राकेश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। किरण का घर परिवार भी काफी अच्छा खासा है, उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी हैं और इसी वजह से वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है। इसके बाद जब वह अपने घर में बात करती है कि उसे शादी करनी है और एक राकेश नाम के लड़के से वह प्यार करती है, तो इसके बाद उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इधर राकेश के घर वाले भी शादी करने के लिए एग्री हो गए थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राकेश अपने पिता के बिजनेस को हैंड ओवर कर लेता है और उसी को वहीं पर रहकर चलाने लगता है। इधर जो किरण थी वह आगे की पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने भाई और
पिता की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बनना चाहती है। इसी बात को सोचकर किरण पढ़ाई करती रहती है और राकेश उसको पढ़ाई में सपोर्ट करता है। धीरे धीरे करके जो किरण होती है वह आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर अपना चार्ज संभालने लगती है। इधर जो राकेश होता है वह अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती है और उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। किरण का भविष्य तरक्की पर हो जाता है और राकेश का भविष्य अंधकार में हो जाता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। धीरे धीरे किरण को अफसर बने हुए 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर राकेश का पूरा के पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। राकेश अपने धंधे को घटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहां पर राकेश का बिजनेस था वहां पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वह सभी लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद जो राकेश के घर वाले होते हैं वह उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है, उसको आवाज भी मिला होगा, तो तू ऐसा कर कि कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा भी मन बच जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद राकेश अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी किरण के पास कानपुर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग थी और उसे सरकारी आवाज भी मिला हुआ था। राकेश उसके पास पहुंच गया था और किरण भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तुम मेरे साथ रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। किरण अपने पति की देखभाल किया करती और अपने कार्यभार को अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक से उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है, जिनका नाम होता है अविनाश, और उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली ही नज़र में उसको अपना दिल दे बैठती है और उसके बाद किरण के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है और उसके बाद वह उनसे दिलो जान से प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि अब किस तरह से इससे शादी की जाए। किरण बार बार मौका का ढूंढा करती डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उससे बात करने लगती है। ये बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है और उसके बाद डीएम साहब एक बार उससे पूछ ही लेते हैं। डीएम साहब जैसे ही किरण से पूछते हैं तो उसके बाद किरण अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब ये बात जैसे ही अविनाश सुनता है तो उसे एकदम से यह बात बड़ी ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है पहली ही नज़र में इसे मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज्यादा दयावान थे। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही किरण शादी की बात सुनती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि किरण की पहले ही शादी हो चुकी है और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहा करता है और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन किरण का प्यार एम साहब के लिए कुछ ज्यादा ही था, तो इसी वजह से वह राकेश के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई थी और राकेश को अब रास्ते से हटाना चाहती है। इसी वजह से किरण एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन मेडिसिन को खाने के बाद राकेश की दिमाग की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। किरण डॉक्टर साहब से उन मेडिसिन को ले आई थी और लाने के बाद अपने पति को डिप्रेशन की दवाई बोलकर देने लगती है। वह झूठ मूठ का ड्रामा किया करती उसका ख्याल रखने का और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से जो राकेश होता है उसकी दिमाग की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद किरण राकेश को पागल खाने में भर्ती करा देती है और राकेश वहां पागल खाने में पागलों के बीच में रहने लगता है। वहां पर रहने के बाद जो दवाई उसे किरण दिया करती थी वह उसे नहीं मिलती है और धीरे धीरे राकेश को उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह इधर उधर देखने लगता है, डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है, कहता है कि साहब मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती करके रखा जाता है। अब इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले डीएम साहब से शादी के लिए बोलने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा अविनाश, अब तू शादी के योग्य हो गया है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके
बात डीएम साहब भी अपने घर वालों को बता देते हैं कि माँ बाउज में जहाँ पर काम किया करता हूँ वहीं की एक एसपी है और वह मुझे देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब जो अविनाश के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी क्योंकि लड़की एसपी थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जब अविनाश ने उनको उसका फोटो दिखाया था तो उसे देखकर उन्होंने भी झट से हामी भर ली थी और कहा था कि ठीक है बेटा, अगर इसी लड़की से शादी करना चाहता है तो इसी से शादी कर ले, क्योंकि अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा, काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। अविनाश किरण से शादी की बातें कर लेता है और बातें तय हो जाती हैं और अविनाश के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय करा देते हैं। जब अविनाश किरण से उसके घर वालों से मिलाने के लिए कहता है तो वह तरह तरह के बहाने लगा दिया करती है और उनसे मिलने से मना कर दिया करती है। शादी तय हो गई थी और शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब अविनाश और किरण दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं और जब भी समय उन्हें मिला करता दोनों एक दूसरे के साथ बैठा करते और हंस हंस के बातें किया करते थे। इधर जो राकेश है वह पागल खाने में डॉक्टरों बार बार कहा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब वहां पर विजिट करने के लिए आते हैं और राकेश उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह कोई बड़े डॉक्टर है, अगर यह चाहे तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद राकेश उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है, कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर साहब हो और आप चाहो तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, वह तो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाई थी जिनकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसकी दिमाग की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे अब यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और राकेश को वहाँ से भेज देते हैं। राकेश वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी की आवाज़ पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुँचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। ये बातें देखकर राकेश वहीं पर छुप जाता है और छुप छुप कर किरण का पीछा करने लगता है और उसके बारे में जानकारियां निकालने लगता है। कुछ संतरी जो वहां पर किरण की रखवाली के लिए रहा करते थे उनसे पूछ लिया करता कि यह मैडम कौन है और इनके साथ यह व्यक्ति कौन है, तो वह उसे बता देते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है और लगभग 6 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद एक बार तो राकेश सोचता है कि क्यों ना जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तूने मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया है, लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी डीएम से होने वाली है और ये यहाँ की एसपी है, अगर यह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और इसी डर के कारण जो राकेश होता है वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है और वहाँ से इधर उधर भटकने लगता है। अब जब वह अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है तो फिर उसे एक बार फिर से ख्याल आता है और वह सोचता है कि अगर किरण को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ तो वह फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से राकेश न तो अपने घर जाता है और ना ही किरण से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर के अंदर रहकर वहीं पर भीख मांगने लगता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों में भी बांटा जाता है। जो शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि उसकी पत्नी किरण की शादी अब डीएम साहब से होने वाली है और उसका इनविटेशन राकेश को भी मिला है। इस बात को देखकर राकेश उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन उस शादी में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भिखारियों के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना यहाँ पर खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और स्टेज के ऊपर किरण बैठी हुई थी और साथ में डीएम साहब बैठे हुए थे। इसके बाद राकेश वहां पर जाता है और वहां पर जाकर डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है। हंसता हंसता उससे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा होगा और ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है। ऐसा कहकर राकेश डीएम साहब से कहता है कि इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं हूं जिसका नाम राकेश है और वह कलेक्टर साहब आप हो जिसका
नाम अविनाश है और किरण मेरी पत्नी थी। उससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए। आपको अब तक ये नहीं बताया होगा कि उसकी मेरे से शादी हो चुकी है। अब जो डीएम साहब होते हैं वह इसकी बात को सुनते हैं और साथ में उन्हें वह सारी बातें याद आती हैं कि किरण कैसे बार बार उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब की बात उससे हो जाए। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से राकेश पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं कि यह बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता है? तो वह कहता है कि साहब, जब मैं वहां से छूटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी और तहकीकात करने के दौरान सारे की सारी बात मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बनाते थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और अब दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह किरण को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह किरण से कहने लगती है कि किरण, क्या तुम इसे जानती हो? तो उसके बाद किरण थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। तो राकेश कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जिससे तुमने शादी की थी, और कॉलेज के अंदर हम एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन किरण साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा ऐसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है और मैं इसे कैसे भी नहीं जानती हूँ। तभी जो राकेश होता है वो अपने पास से अपने पर्स को निकालता है, जिस पर्स के अंदर आज तक भी उसने अपना और किरण का फोटो रख रखा है, लेकिन वह बीच में से फटा हुआ है। इसके बाद राकेश उस पर्स में से उस फोटो को निकालता है और डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखने के बाद इस बात को डबल चेक कर चुके थे और उसके बाद वह किरण को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं अपने पति को धोखा देने के लिए, और उसके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए एसपी मैडम को पकड़वा दिया गया था और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल जाता है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है और उसके बाद किरण को जेल हो जाती है। इसके बाद जो डीएम साहब थे वह राकेश की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दे देते हैं। राकेश वहां पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है और अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पहुंच जाता है। जब अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फोन किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। डिप्रेशन के मारे वो यहाँ से कहीं निकल गया है और वह इधर उधर घूमा करता है। जब उसके घर वालों से बात की थी तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन जब राकेश अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है तो वह लोग भी अपने बेटे की इस बात को सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। इसके बाद राकेश के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से इस समाज में सर उठाकर जिंदगी जी रहा है, वरना ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा, जो आज इसके साथ है कल उसके साथ है, हो सकता है वह मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और भिखारी आने के बाद डीएम साहब ने अपनी ही दुल्हन को सलाखों के पीछे कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब अविनाश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एसपी मैडम किरण के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस भिखारी के बारे में? आपकी जो भी हो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।